Hello students, welcome to the lecture series of Indian Traditions, Culture and Society। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग जेंडर एज अ सोशल कैटेगरी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया एंड स्लेवरी। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग जेंडर एज अ सोशल कैटेगरी। Gender roles can be defined as behavior, values, attitudes that a society considers appropriate for both males and females। जब हम जेंडर रोल्स की बात करते हैं तो जेंडर रोल बेसिकली बिहेवियर, वैल्यू और एटीट्यूड के बेस पे सोसाइटी डिसाइड करती है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए। ठीक है। व्यवहार कैसा है, व्यवहार के बेस पे, मूल्यों के बेस पे या एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण के बेस पे जेंडर रोल्स को सोसाइटी जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए ही क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। ट्रेडिशनली मैन एंड वुमेन हैड कंप्लीटली अपोजिंग रोल्स। अगर हम पुराने टाइम से देखते आए, परंपरागत तरीके से देखते आए, तो दोनों की ही जो भूमिका रही है वो विरोधी रही है, अपोजिंग रही है। क्योंकि मैन को अलग रोल दिए गए हैं सोसाइटी में और वुमेन को अलग रोल दिए गए हैं। मैन वर द प्रोवाइडर फॉर द फैमिली। तो बेसिकली जो पुरुष है वो परिवार के लिए प्रदाता है। प्रदाता का मतलब है कि वो परिवार के लिए सारी फिजिकल फैसिलिटी को कलेक्ट करेगा, या जैसे आज की डेट में भी देखें तो वो बाहर जॉब करने जाएगा। एंड वुमेन्स वर सीन एज द केयर टेकर ऑफ बोथ द होम एंड द फैमिली। और वुमेन को बेसिकली क्या रोल दिया गया है कि वुमेन जो होंगी वो केयर टेकर होंगी और वो होम और फैमिली दोनों का ही देखभाल करेंगी, उसकी केयर टेकर करेंगी, है ना, केयर करेंगी। जेंडर इश्यूज इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट्स एंड कंसर्न रिलेटेड टू वुमेन्स एंड मेंस लाइव्स एंड सिचुएशंस इन सोसाइटी। अगर हम जेंडर इश्यूज की बात करते हैं तो जेंडर इशू में बेसिकली जो फीमेल्स हैं या जो मेल्स हैं, है ना, दोनों के जीवन और समाज में जो भी स्थितियां हैं उनसे संबंधित जो भी पहलू हैं उनको इसमें जेंडर इशू में डाला गया है। जेंडर इशू में हम वुमेन्स लाइफ्स के और मेंस लाइफ के जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आज के मॉडर्न इंडिया में देखें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो मैन और वुमेन दोनों को ही क्या देता है, इक्वल राइट्स देता है ना। लेकिन इसके बावजूद भी जेंडर डिस्पैरिटी रिमेन्स, मतलब पुरुषों और महिलाओं में फिर भी आज की डेट में भी भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने तो इक्वल दर्जा दे दिया, लेकिन फिर भी सोसाइटी में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मैन और वुमेन में डिस्पैरिटी अभी भी है, दोनों में भेदभाव किया जाता है। और ये जो भेदभाव है ये बेसिकली ह्यूमन जो मेल है उसके फेवर में ज्यादा है, मतलब मेल को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं सोसाइटी के अंदर। वुमेन वर अंडर द गार्जियनशिप ऑफ मेल्स, father, husband, and son. When a woman married, it was regarded as her second birth। अगर हम एंशियंट इंडिया में भी देखें तो एंशियंट इंडिया में बेसिकली जो फीमेल्स हुआ करती थी वो किसी ना किसी मेल के गार्जियनशिप में हुआ करती थी, चाहे वो फादर की गार्जियनशिप में हो, हस्बैंड की गार्जियनशिप में हो या सन की गार्जियनशिप में हो। व्हेन अ वुमेन मैरिड, जब वुमेन जो है मैरिड हो गई तो ये कहा जाता था कि उसका सेकंड बर्थ हुआ है। फ्रॉम एन अर्ली एज Indian girls are told that their proper place is in the home, fulfilling domestic duties and attending to the needs of man, whereas male learn that they are superior to women and must exercise authority over them। तो अगर हम देखें तो जो बहुत पुराने टाइम से एंशियंट इंडिया से ये चला आ रहा है कि जो इंडियन गर्ल्स हैं उनको ये बताया गया है कि उनकी जो प्रॉपर प्लेस है वो घर के अंदर है, घर के सारे काम करने हैं, डोमेस्टिक ड्यूटीज पूरी करनी है और मैन की जो भी नीड्स है उनको अटेंड करना है, उनको पूरा करना है। जबकि मैन को ये बताया गया है, मेल्स को ये बताया गया है कि वो सुपीरियर है वुमेन से और फीमेल्स के ऊपर उनकी क्या है, अथॉरिटी है। ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, जो हमारे एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें या जो हमारे हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस हैं उनकी बात करें तो उसमें फीमेल का दर्जा किस प्रकार से है,
तो ये हम इस टॉपिक में देखते हैं। द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज बीन सब्जेक्ट टू चेंज मैनी ओवर द पास्ट फ्यू मिलेनिया। अगर हम काफी टाइम से देखें, एंशियंट इंडिया से अब तक हम स्टडी करें, तो देखा गया कि वुमेन का जो स्टेटस है वो कई बार चेंज हुआ है। कई बार वुमेन को ज्यादा स्टेटस दिया गया, कई बार इक्वल स्टेटस दिया गया, और कई बार मेल से नीचे स्टेटस दिया गया। तो एंशियंट इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो एंशियंट इंडिया में वुमेन को जो है इक्वल पोजीशन दी गई थी मैन के, कि जो मेल को अधिकार है वही फीमेल को अधिकार है। मैनी हिंदू रिलीजियस बुक्स लाइक the Vedas, Ramayana have mentioned the name of several women who were great scholars, poets and philosophers of the time. तो जब हम वेदों को पढ़ते हैं या जो हमारी रिलीजियस बुक्स है, रामायण को पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें बताया गया है, उसमें मेंशन किया गया है कि बहुत सारी वुमेन स्कॉलर्स रही हैं, जो ग्रेट, ऐसी वुमेन्स रही हैं जो ग्रेट स्कॉलर रही हैं अपने टाइम की, पोएट्स रही हैं, फिलोसोफर्स रही हैं। अकॉर्डिंग टू एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर, अ मैन विदाउट हिज वाइफ कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी एसेंशियल रिलीजियस राइट। और हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये भी मेंशन है कि कोई मेल है और मैरिड मेल है, तो वो अपनी वाइफ के बिना किसी भी रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसका उसके अपनी वाइफ के साथ प्रेजेंट होना जरूरी है। मैरिड मैन along with their wives are allowed to perform sacred rites on the occasion of various important festivals and wives are called अर्धांगिनी। ठीक है, तो मैरिड मैन के लिए बताया गया है कि जो भी रिचुअल्स होंगे, जो भी पूजा पाठ होगी, उसमें वाइफ का होना जरूरी है, और वाइफ को अर्धांगिनी बताया गया है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि वुमेन को जो है इक्वल स्टेटस एंशियंट इंडिया में दिया गया था। नाउ वुमेन इन द वैदिक एंड द पोस्ट वैदिक पीरियड, द इंडियन कल्चर ट्रेडिशन बिगिंस विद द वेदास। जब हम अपने इंडियन ट्रेडिशन की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो जब वेदों की उत्पत्ति हुई तो वहीं से उसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम गिवन टू एंशियंट वुमेन टू टेक पार्ट इन पब्लिक एक्टिविटीज indicates the nature of the status enjoyed by women during Vedic period. वैदिक पीरियड के टाइम पे जो फीमेल्स थी उनको पब्लिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने दिया जाता था। तो इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि वुमेन को एक इक्वल स्टेटस जो है वो वैदिक पीरियड में मिला हुआ था। वुमेन नेवर ऑब्जर्व पर्दा, जो पर्दा प्रथा है या जो घूंघट प्रथा है, वो एंशियंट इंडिया में मींस वैदिक पीरियड में नहीं होती थी। दे एंजॉयड फ्रीडम एंड इवन दे एंजॉयड फ्रीडम इन सिलेक्टिंग देयर मेल पार्टनर्स। जब मैरिज के लिए उनकी एज हो जाती थी, तो बेसिकली वो पार्टिसिपेट करती थी घर के लोगों के साथ मिलके, वो अपने मेल पार्टनर को चूज कर सकती थी, सिलेक्ट कर सकती थी। तो मतलब इतना ज्यादा वैदिक टाइम में फ्रीडम मिला हुआ था। और अगर हम देखें तो सम स्कॉलर्स बिलीव दैट इन एंशियंट इंडिया द वुमेन एंजॉयड इक्वल स्टेटस विद मैन इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया में वुमेन को एक इक्वल पोजीशन मिली हुई थी, मैन के बराबर पोजीशन मिली हुई थी। अब बहुत सारे स्कॉलर्स रहे हैं, ग्रेट ग्रेट सेज साधु संत रहे हैं। जैसे दो एग्जांपल है यहाँ पे, पतंजलि एंड कात्यायन ऋषि जो हुए हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था अपने टाइम पे, सजेस्ट दैट वुमेन वर एजुकेटेड इन द अर्ली वैदिक पीरियड। तो पतंजलि और कात्यायन जो ऋषि हैं, इनके लिटरेचर को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एंशियंट इंडिया में वुमेन की एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ऋग्वैदिक वर्सेस सजेस्ट दैट वुमेन मैरिड एट अ मैच्योर एज एंड वर फ्री टू सिलेक्ट देयर हस्बैंड। तो ऋग्वेद के अंदर कई ऐसे दोहे या ऐसे श्लोक या ऐसे मंत्र है जिनसे पता चलता है कि वुमेन जो है, उसके वुमेन की मैरिज जो है मैच्योर एज में हुआ करती थी, और वुमेन जो है अपने हस्बैंड को सिलेक्ट करने के लिए फ्री होती थी। Scripture such as Rigveda and Upanishad mention several women sages and seers। सेज माने क्या होता है, साधु, और सीर माने होता है संत, है ना। तो ऋग्वेद और उपनिषद के अंदर बहुत सारे हमें ऐसे नाम मिलते हैं जो वुमेन साधु संत हुई हैं, फीमेल साधु संत हुए हैं। जैसे कुछ यहाँ पे दो नाम दिए गए, जैसे गार्गी और मैत्री। Some kingdoms in the ancient India had tradition such as नगरवधु, ब्राइड ऑफ द सिटी। बहुत सारे ऐसे किंगडम थे एंशियंट इंडिया में जहां पे एक नगर वधु का टाइटल हुआ करता था, है ना। तो नगर वधु एक सम्मानजनक टाइटल हुआ करता था, और पूरे सिटी के अंदर किसी एक फीमेल को दिया जाता था।
ठीक है। और उसके लिए बकायदा कंपटीशन होता था, वुमेन competed to win the popular title of the नगर वधु। In ancient time, women were considered with respect and dignity. वुमेन को रिस्पेक्ट की जाती थी, उनको डिग्निटी के साथ मतलब कंसीडर किया जाता था। इन रॉयल हाउस होल्ड वुमेन वर गिवन रिस्पेक्ट and they even rendered a significant contribution in the making of decisions and administrative functions। तो जो रॉयल फैमिलीज वगैरह हुआ करती थी, तो उसमें जो वुमेन्स हुआ करती थी वो घर के, है ना, जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, कोई भी डिसीजन लेना है, लार्ज लेवल पे डिसीजन ले रहा है, तो उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हुआ करता था। द वुमेन्स वर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू अटेन हाई इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स। और वहां पे उस टाइम पे आध्यात्मिक और जो भी इंटेलेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज थी वो वुमेन को मिलती थी। अकॉर्डिंग टू स्टडीज वुमेन एंजॉयड इक्वल स्टेटस एंड राइट ड्यूरिंग अर्ली पीरियड, है ना, ये हमने बात कर ली। लेकिन लेटर अप्रोक्सीमेटली 500 BC द स्टेटस ऑफ वुमेन बिगिन टू डिक्लाइन विद द डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट रिस्ट्रिक्टिंग वुमेन्स फ्रीडम एंड राइट्स। 500 BC के पास आते आते वुमेन की जो वुमेन का जो स्टेटस था वो डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे रिलीजियस टेक्स्ट लिखे गए जो बेसिकली वुमेन के फ्रीडम या वुमेन के राइट के विरोध में थे। इन रिसेंट ईयर्स एंड In recent years, the role and status of women has undergone some drastic changes due to globalization and commercialization, recognizing the achievement of women in all facets of life, science, community, government, literature, arts, sports, medicine has a huge impact on the development of self-respect and new opportunity for girls and young women। आज के टाइम में भी देखें तो क्योंकि बीच में अभी हम मिडिवल पीरियड देखेंगे, तो मिडिवल पीरियड में वुमेन का स्टेटस डाउन हो गया बहुत ज्यादा, बहुत सारे अधिकार छीन लिए गए। लेकिन आज के जब रीसेंट टाइम में हम बात करते हैं, आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम बात करते हैं, तो वुमेन्स जो है हर एक फील्ड में, चाहे साइंस हो, गवर्नमेंट हो, लिटरेचर, आर्ट, स्पोर्ट, मेडिसिन, कोई भी फील्ड हो, उसमें जो है वो काफी अचीव कर रही हैं वुमेन, और अपने स्टेटस को दोबारा से मैन के इक्वल लाने की कोशिश कर रही हैं, है ना। नाउ चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया। तो जैसे हमने देखा कि वैदिक पीरियड में वुमेन का एक स्टेटस जो था वो मैन के बराबर था। फिर 500 BC तक आते आते वो स्टेटस डाउन हो गया, काफी कुछ अधिकार उनसे छीन लिए गए। लेकिन मिडिवियल पीरियड तक आते आते, मिडिवियल पीरियड आप मान के चलिए कि 700 AD से लेके 1500 AD के बीच का जो टाइम है, अगर हम उसे मिडिवियल पीरियड माने, तो मिडिवियल पीरियड जो है वहां पे स्टेटस का वुमेन बहुत ज्यादा डाउन हुआ, और वुमेन को इंफीरियर समझा जाने लगा मैन से। और जो हिस्टोरियंस है वो ये कहते हैं कि जो मिडिवियल पीरियड है वो वुमेन के लिए डार्क एज रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे वुमेन की पोजीशन कैसी होगी, बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई। कई तरह की कुरीतियां समाज में आ गई, जैसे कस्टम ऑफ पर्दा, पर्दा प्रथा शुरू हो गई, है ना। बीच में सती प्रथा शुरू हो गई। सती प्रथा में मेनली जो विडो वुमेन्स होती थी उनको अपने हस्बैंड की चिता के साथ जला दिया जाता था। देन चाइल्ड मैरिज, अर्ली एज में शादी होना। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो मैरिज, अगर विडो हो गई तो दोबारा मैरिज नहीं हो सकती। फिर जॉइंट फैमिली का प्रीवेलेंस था, जॉइंट फैमिलीज ज्यादा थी, तो वहां पे वुमेन्स को अधिकतर घर के ही काम दिए जाते थे, है ना। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनसे वुमेन का जो एक स्टेटस था वो डिक्लाइन होता चला गया, और वुमेन से बहुत सारे जो अधिकार हैं वो छीन लिए गए। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम अराउंड 6th century। Earlier, women in India were facing problems like child marriages, sati pratha, parda pratha, restriction to widow marriages, widow exploitation। इस तरह की प्रॉब्लम फेस करी हैं अर्लियर वुमेन ने, है ना। लेकिन ये जो कुरीतियां हैं समाज से अब धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो वुमेन के सामने कुछ नए चैलेंजेस आ गए हैं। क्या चैलेंजेस आ गए हैं? वुमेन इन इंडिया हैव टू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मेल और फीमेल के बेस पे क्या होता है, भेदभाव होता है, हरेसमेंट होता है वुमेन्स का, सेक्सुअल अब्यूज उनके साथ होता है, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती, डॉरी रिलेटेड हरेसमेंट है ना, जेंडर पे गैप है, और इसके अलावा और भी बहुत प्रॉब्लम है जो आज की वुमेन जो है, आज के टाइम में जो वुमेन है वो फेस करती है।
देयर इज अ लैक ऑफ फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा लैकिंग है रूरल एरिया में स्पेशली। जो गर्ल चाइल्ड है उनको पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि वो फीमेल हैं, कि भाई उन्हें तो घर के काम ही करने हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाया नहीं जाता। इस तरह के चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं। In the past, the women were more accustomed to working in homes and taking care of children. There are new issues that women face. These issues hinder the growth of a country and make the woman feel inferior. तो आज की डेट में भी देखें कि वुमेन कई जगह, कई सोसाइटी में वुमेन को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, और उनको सिर्फ ये कहा जाता है कि आप घर के अंदर ही काम करिए और बच्चों की देखभाल करिए, है ना। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, इससे एक तरह से जो कंट्री की ग्रोथ है वो रुक रही है, क्योंकि वुमेन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं जिनको यूज करके कंट्री ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट women are treated in terms of stereotyped impression of being the lowest class, and greater evidence can be found that there are large disparity between women and the men's class, है ना। तो कंक्लूजन यही है कि आज की डेट में भी वुमेन के सामने कई तरह के चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को खत्म करना पड़ेगा, और वुमेन से रिलेटेड जो भी अधिकार है उनके, उनको देने पड़ेंगे, और वुमेन का स्टेटस भी मैन के इक्वल सोसाइटी के अंदर लाना पड़ेगा। अब इसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक है स्लेवरी, जो एक अलग से टॉपिक है, और ये फर्स्ट यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के साथ आपकी आज जो है, इस लेक्चर के साथ ही आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इन एंशिएंट टेक्स्ट द टर्म स्लेव इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू रेफर दास, है ना। तो अगर हम इंडियन टेक्स्ट की बात करते हैं तो वहां पे एक टर्म यूज होती है दास, दास को इंग्लिश में बोलते हैं स्लेव। दिस टर्म हैव बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड दास विच मीन्स टू फिनिश और टर्मिनेट समथिंग। दास का मीनिंग होता है किसी चीज को फिनिश करना या किसी चीज को टर्मिनेट करना। टर्मिनेट का मतलब भी होता है खत्म करना। तो बेसिकली दास वो लोग हुआ करते थे जो किसी एक पर्टिकुलर जॉब को फिनिश किया करते थे। इट वॉज एसोसिएटेड विथ स्लेव्स बिकॉज देयर वर्क वॉज टू फिनिश वेरियस जॉब्स। तो ये जो दास टर्म है, स्लेव से हम रिलेट करते हैं या दास से रिलेट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि स्लेव्स को जो काम दिया जा रहा है ना, वो क्या करें, उससे वो उस काम को फिनिश करें। स्लेवरी वॉज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द वैदिक एज। तो स्लेवरी जो है या गुलामी जो है वो वैदिक एज से ही प्रिवेलेंट थी। वुमेन स्लेव्स वर यूज्ड इन हाउस होल्ड एक्टिविटी। जो वुमेन स्लेव हुआ करती थी उनको घर के कामों में लगाया जाता था। फिर मॉडर्न पीरियड में भी लिटरेचर में पता चलता है कि 8 से 9 टाइप के स्लेव्स हुआ करते थे, जो अर्थशास्त्र में मेंशन भी है। तो जैसे कुछ स्लेव्स बताए गए हैं कि दूसरी कंट्री से लोगों को खरीद के लाया जाना, तो स्लेव्स ब्रॉट फ्रॉम अनदर कंट्री। देन स्लेव्स हु वर परचेज, अपने ही देश में लोगों को खरीद के गुलाम बनाना। फिर जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स हुआ करते थे, जो लड़ाइयां हुई उसमें जो सैनिक पकड़े गए उनको गुलाम बना लिया गया, है ना। स्लेव्स हु वर इनहेरिटेटेड, इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब है जैसे एक कोई स्लेव है, अब उसके आगे बच्चे होंगे, उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो वो भी स्लेव होगी, गुलाम होगी। फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो वो भी गुलाम होगी, ठीक है। देन स्लेव्स रिसीव्ड एज प्रेजेंट, राजा महाराजाओं ने किसी दूसरे राजा महाराजाओं को गुलाम जो है कुछ लोगों को स्लेव के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। देन दोज हु सोल्ड देमसेल्व्स एज स्लेव, कुछ लोगों की आर्थिक जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो वो अपने आप को किसी दूसरे को बेच दिया करते थे और उनकी गुलामी किया करते थे। फिर चिल्ड्रन ऑफ वोमेन स्लेव, जो वोमेन स्लेव हुआ करती थी उनके जो बच्चे होंगे आगे तो वो भी क्या होंगे, स्लेव होंगे। एंड लास्ट क्रिमिनल्स हुज पनिशमेंट फॉर देयर ऑफेंस वाज टू सर्व एज स्लेव, कोई क्रिमिनल है उसको पनिशमेंट में ये कह दिया गया कि अब आपको गुलामी का जीवन जीना है। तो यह 8 तरह के स्लेव्स जो है अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। Ashokan inscriptions also mention existence of practice of slavery during the Mauryan age. During the Gupta age, slaves were of types as informed as नारद समृति, है ना। तो गुप्ता एज की बात करें, जो गुप्ता डायनेस्टी रही है हमारे इंडिया के अंदर, तो उसमें भी नारद स्मृति के अंदर कई तरह के स्लेव्स बताए गए हैं। मोस्ट स्लेव्स वर कैप्चर्ड ड्यूरिंग वॉर, और ये बताया गया कि बहुत सारे जो स्लेव्स हैं वो तो लड़ाई के टाइम में पकड़े जाते थे, है ना। जो देश हार जाता था वहां के लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। Some people used to become slave to earn merit पुण्य in order to get heaven after death.
अच्छा, ये भी एक प्रचलन में था, कुछ लोग जो थे अपने आप को दूसरे का गुलाम बना देते थे और उनकी सेवा करते थे, है ना? उनके पीछे लॉजिक यही था कि अगर हम किसी की सेवा करेंगे गुलाम बन के तो हमें पुण्य मिलेगा और हमें मरने के बाद जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी। एट टाइम्स पीपल यूज्ड टू सेल देमसेल्फ ड्यू टू इकोनॉमिक हार्डशिप। मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, आर्थिक कंडीशन सही नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, वो अपने आप को सेल कर दिया करते थे। अ स्लेव वाज लिबरेटेड इमीडिएटली इफ शी सेव्ड द लाइफ ऑफ हिज और हर मास्टर। स्लेव्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे कि मान लीजिए किसी गुलाम ने, किसी स्लेव ने अपने मास्टर की जान बचाई, तो मास्टर उसको तुरंत फ्री कर देता था, है ना? वाइल अ मेंबर ऑफ एनी वर्ण कुड बिकेम स्लेव, किसी भी वर्ण के, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या फिर आपके शूद्र हो, को किसी भी वर्ण के जो हैं उनको गुलाम बनाया जा सकता था। लेकिन ब्राह्मण स्लेव्स वर रेयर, ब्राह्मण को क्योंकि सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था वर्ण के अंदर, तो उनको स्लेव्स बेसिकली नहीं बनाया जाता था। और दूसरा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ब्राह्मण वुमेन वर प्रोहिबिटेड। जो ब्राह्मण वुमेन हुआ करती थी उनकी बाइंग और सेलिंग पूरी तरह से बैन थी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक स्लेवरी का कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है, बाकी और स्टूडेंट के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि इस पे आपको दो सब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दूसरा इंडियन ट्रेडिशंस। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो सेकंड यूनिट हम लोग अपनी स्टार्ट करेंगे। तब तक थैंक यू।